हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं भी कुमार मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्लास 9th जो कि एनसीईआरटी विज्ञान से साइंस से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 यानी कि मोशन। जी हाँ, गति है। और देखते हैं इसके क्या गति में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और इसको आसान तरीक़ों में मैं आप लोग को आज मैं समझाने जा रहा हूँ। बस हमारे साथ बने रहें। और जो नए बच्चे आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं ऐसे ऐसे नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए आसान कॉन्सेप्ट में लाते रहता हूं। और इसके लिए आपका सीधा मतलब मैसेज के तौर पे आपके मोबाइल में बेल बटन बज जाएंगे और क्लास को आप टाइम टू टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को हम बर्बाद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गति यानी मोशन दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में, मैं पेंट ले लेता हूँ कुछ। चलिए देखिए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी दुनिया के जितने भी वस्तु हैं वो विरामावस्था में होती है या फिर गतिमान अवस्था में होती है। एक दो ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। जी हाँ, जैसे आपके घरों में अगर टीवी होगा तो टीवी आपका विरामावस्था में है। जैसे कि कहीं ना कहीं वो रखा होगा टीवी, तो वो विरामावस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं गमन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती है, तो उसको बोलते हैं विरामावस्था। और कोई भी वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर चली जाती है या गतिमान रहती है, उसको बोलते हैं गतिमान अवस्था। जी हाँ, और आगे देखते हैं कि हमारे पास में जैसे दुनिया के जितने भी, जैसे ब्रह्मांड हो गई, ब्रह्मांड मतलब आपका जो यूनिवर्स हो गया वो हो गया, या फिर परमाणु हो गई, अणु हो गए, ग्रह हो गए, तारे हो गए, आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज, ये सारे के सारे गतिमान हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे गतिमान हैं। अब ये गतिमान कैसे है तो आपको पता नहीं चलता होगा। जैसे आप गाड़ी में रहते हैं और गाड़ी के अंदर में आप खड़े रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि गाड़ी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। आपको लगता होगा बाहर देखने पर कि रोड भाग रही है। उसी तरीके से जब हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी भी क्या है, एक तरीके से गमन कर रही है, चारों तरफ चक्र लगा रही है और ये भी एक गतिमान में है। यानी कि यूनिवर्स के सारे जो प्लैनेट यानी ग्रह हैं वो सारे के सारे गतिमान हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। यानी कि समय के साथ अगर कोई भी वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रैवल करता है, स्थान चेंज कर देता है, परिवर्तन कर लेता है, तब कहते हैं कि वह वस्तु क्या है, वो वस्तु गतिमान है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ाने व पेड़ों के शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? जी हाँ, देखिए आगे क्या है। बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए अगर पेड़ पौधे की अगर टहनियाँ अगर हिलती डोलती है तो वो भी हम कहते हैं कि गतिमान है। यानी कि वो हिल रही है, डोल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो गमन कर रही है। सूर्योदय, सूर्यास्त या फिर मौसम परिवर्तन की परिघटना के क्या कारण है? तो इसका भी यही कारण है कि क्या यह पृथ्वी के गतिमान के कारण है? जी हाँ, जैसे पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होती है, और जब रोटेट करती है तब क्या कहते हैं कि मौसम में परिवर्तित होती है। तो मतलब इतना समझिए कि जब पृथ्वी गति में रहती है तभी जाकर मौसम चेंज होता है। कभी बारिश का मौसम आता है तो कभी दिन होती है तो कभी रात होती है तो कभी ठंड होती है तो कभी गर्मी पड़ती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं?
आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये सही बात है तो हम पृथ्वी की गतिमान को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं अनुमान लगा पाते हैं। तो अनुमान इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अगर गतिमान में है उसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग भी हैं, तो हम लोग को प्रतीत नहीं होता है और हम लोग भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोशन में है। आगे देखते हैं बच्चों, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति का कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे आप कभी किसी बस पे खड़े हैं, तो बस पे खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होती है। मतलब कि आप जब बस में रहते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो सड़क हो गई, दुकानें हो गई, घर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो सारे पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आती है। साथ ही यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यानी कि आपको कहीं यात्री भी लगते होंगे तो वो भी गति में ही रहता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्री को बिनावस्था में पाता है, यह अवलोकन क्या संकेत करते हैं। बहुत सी गतियाँ जटिल होती है, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी वस्तु जो होती है वो एक तो या तो सीधी रेखा में गतिमान रहती है, यानी सीधी रेखा में वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल करेगी। जैसे मान लीजिए कि झुलवा होता है, झुलवा एक वृत्तीय होता है ना। चलिए इसके और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है गतिमान के, मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट में समझाता रहूँगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हो सकती है कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें यह क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताए गए हैं कि पहले बाद में वृत्तीय गति का चर्चा किया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, क्रियाकलाप आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में है, चर्चा करें। जैसे कि आपके जो क्लासरूम है और आपका जो क्लासरूम का जो दीवार है वो विरामावस्था में है या फिर गति में है, तो इस पर आपको चर्चा करना है। चर्चा करने वाली बात ही नहीं है बच्चों, क्योंकि जब दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान वो गमन नहीं कर रही है, स्थान परिवर्तन नहीं ले रही है समय के साथ, तो इसका मतलब वो विरामावस्था में है। अगर समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान वो गमन करती है तो इसका मतलब वो गति में है। तो दीवार क्या है, यानी कि जो दीवार होती है वो हमारा विरामावस्था में है। क्रियाकलाप 8.2 को देखेंगे बच्चों। क्या आपने अभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे ट्रेन, अगर एक बार और क्वेश्चन को पहले समझ लें, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं, मतलब कि जिस रेलगाड़ी में आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि आप रेलगाड़ी में बैठे हुए, रेलगाड़ी चल रही है और बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो गति में है, यानी रेलगाड़ी चल रही है, जबकि वास्तव में यह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। अब ये जनरली मतलब कि विरामावस्था में क्यों है, तो जैसा कि मैं बताया कि कोई भी वस्तु की तुलना में अगर करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं उनका अवस्था। जैसे कि अगर ट्रेन गति में है, अगर हम दूसरे बाहर के ऑब्जेक्ट को लें तो वो क्या होती है कि वो गति में है। अगर हम ट्रेन के अंदर में, अगर उसी के अंदर में अगर किसी वस्तु से या किसी इंसानों से या किसी दूसरे मनुष्य से अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस समय में हम कह सकते हैं कि हम लोग विरामावस्था में हैं, जबकि पूरी ट्रेन गति में रहती है और गति में ट्रेन के रहने के कारण हम लोग भी गति में रहते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, फिर सोचें एवं करें। अब क्या क्या सोचना है और क्या क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि कभी कभी अपने आसपास में जो वस्तुएं होती हैं वो गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं। मतलब कि कभी गाड़ी है, कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो गति में रहती है तो आप गिर जाते हैं। विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, यानी कि अनिश्चित, आप निश्चित नहीं हो, जैसे कि आपका कंट्रोल हो या
कंट्रोल ना हो वैसी गति पर आप क्या होते हैं कि आप खतरे में पड़ जाते हैं या फिर अनियंत्रित हो, आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है उस गति में। जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? जी हाँ, ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पानी अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जो बाढ़ होती है, बाढ़ की पानी जो होती है वो अनिश्चित होती है और अनियंत्रित होती है, मतलब कि आपका उस पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण से बाढ़ का पानी हमारे गाँव में, हमारे शहरों में घुस जाती है और हमें तबाही, मतलब हमारे सारे गांव को, फसलों को बर्बाद कर देती है। चलिए दूसरी टॉपिक है, हम टॉपिक पे आते हैं। तूफान या सुनामी में देखा होगा, तूफान में किसी का नियंत्रण नहीं है, सुनामी में किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसका एक उपयोग भी ज़रूर है। जैसे आप विंड होती है, जैसे बड़े बड़े डेनमो लगाकर हवा के द्वारा उस डेनमो के चक्र को नचाया जाता है और उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और पानी की जो बाढ़ वाले पानी आते हैं, उस बाढ़ वाले नदी से या फिर बहुत सारे ऐसे विधि से भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि जैसे नियंत्रित और अनिश्चित और अनियंत्रित की अगर बात किया जाए, तो उसमें अगर मैं एक गाड़ी का उदाहरण लेना चाहूँगा कि जैसे जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, उस गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड हो, तो उस पर अगर स्पीड ब्रेक अगर फेल हो जाए तो उस गाड़ी पर आपका नियंत्रण खो जाता है, जिसको हम अनियंत्रित बोलेंगे। और उसकी गाड़ी का जो स्पीड है अनिश्चित हो जाती है, कभी कम बेसी या फिर उसके फ्रिक्शंस के कारण, घर्षण के कारण वो आगे नीचे होते रहता है। तो इसके कारण से हम कह सकते हैं कि कभी कभी हम लोग आसपास के वस्तुओं के गति के कारण हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। अब हम गति का वर्णन करेंगे। अब गति किसे कहते हैं, क्या होता है गति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। जैसे कि आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अब ये कैसे है देखिए, जैसे हम मान लेते हैं, एक बार जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहे हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएं। स्टार्टिंग से एक बार हम देख लेते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, यानी किसी गांव में एक स्कूल है। अब इस पॉइंट को हम स्कूल मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट से स्कूल मान लेते हैं और उत्तर दिशा में, अब उत्तर की दिशा के तरफ में है तो इधर मान लेते हैं कि उत्तर दिशा है। ओके, ये हमारा उत्तर दिशा में स्कूल है, ठीक है। देखेंगे एक बार और, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्कूल है। ये हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, ये हमारा स्कूल हो गया इस पॉइंट पे। तो इस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। ओके, अब जब स्कूल है बच्चों, तब देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु को भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे समझिए बच्चों कि एक बार और एग्जांपल लेकर समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई बिंदु है, ठीक है, और ये हमारा रेलवे स्टेशन, ये साइड में आपका रेलवे स्टेशन हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे आपका स्कूल हो गया इस पॉइंट पे। ओके, अब इस पॉइंट पे हमारा स्कूल है और इस पॉइंट पे हमारा क्या है बच्चों, देख लीजिए एक बार। इस पॉइंट पे हमारा रेलवे स्टेशन है, इस पॉइंट पे हमारा स्कूल है। और रेलवे स्टेशन और स्कूल की जो दूरी है, रेलवे स्टेशन और स्कूल की जो दूरी है वो आपको 2 किलोमीटर है। क्या है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर है बाबू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस बिंदु को हम इंडिकेट करके, जैसे कि किसी बिंदु को हम रेलवे स्टेशन को बिंदु मान लिए हैं और उस बिंदु से हम उत्तर की तरफ बढ़े हैं, स्कूल की तरफ, तो ये जो बिंदु जो हमारा कहलाएगा उसको हम मूल बिंदु कहा जाता है। जी हाँ, मतलब जिस बिंदु से अगर आप किसी
दिशा में जाते हैं और उस डायरेक्शन को, उस डिस्टेंस को, ठीक ना, कवर करते हैं, तो वो हमारा मूल बिंदु कहलाता है। चलिए फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें और मज़ेदार वाली बात है। चलिए, जो आपका देखते होंगे, सरल रेखीय गति क्या होता है। सरल यानी एक सीधी रेखीय गति जिसको बोलेंगे। गति के सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है, ठीक है ना, माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो OA है प्लस AC है और अर्थात इतना किलोमीटर है। चलिए हम देखते हैं कि अब क्या क्या है इसमें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के दिए गए हैं, यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया गया है। चलिए उस फिगर को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु अगर मान लीजिए OA से कहाँ तक, मतलब कि इस बिंदु से, किस बिंदु से, देखिए यहाँ पे इस बिंदु से यानी O से वो सीधा A की तरफ जाती है एक सरल रेखीय गति में इस पॉइंट तक। ओके, अब इस पॉइंट के आने के बाद फिर वहाँ से पुनः वह क्या करता है कि AC पर आता है, यानी फिर यहाँ से लौटकर AC पर आएगा। ओके, ठीक है ना। अब AC पर आ गया वो। अब AC पर आने के बाद बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो आप समझेंगे बच्चों कि जैसे यहाँ O से, जैसे यानी 0 से चालू हुआ और 0 से चालू होते ही वो 60 किलोमीटर पहले दूरी तय किया, यानी 60 प्लस, समझ में आया। अब 60 से ये आप C पर गया, तो 60 से जब C पर गया तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके बीच में कितने डिस्टेंस है। 60 और 55 के बीच में 5 किलोमीटर है। फिर यहाँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसी तरीके से 25 किलोमीटर यहाँ हो गया और यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। यानी यहाँ से फिर ये C पर आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर ये C पर आएगा, तो यहाँ आपका हो गया 35 किलोमीटर। क्लियर है। तो जब आप 60 किलोमीटर और प्लस 35 किलोमीटर कीजिएगा तो कुल हमारे पास में 95 किलोमीटर आ जाएंगे। तो ये हमारा रेखीय गति का एक सरल उदाहरण है जिसके द्वारा हम कुल कितनी दूरी तय की गई हम पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में है कि आवश्यकता होती है न कि गति की दिशा की, कुछ ऐसी राशियाँ होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक की विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तुओं को विस्थापन कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर वस्तु है, जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है A, ठीक है, वो फिर इस बिंदु से यहाँ पे A 2 किलोमीटर तय करती है। क्लियर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर तय करती है। फिर यहाँ से उठकर ये इस पॉइंट पर आता है तो 3 किलोमीटर फिर दूरी तय करती है। क्लियर है। तो इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है इस पॉइंट का, देख सकते हैं, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के जो डिस्टेंस होंगे ना वही हमारा विस्थापन कहलाएगा। ये वस्तु जो है ये किधर से भी घूमकर क्यों नहीं जाए, ठीक ना, उससे हमको मतलब नहीं है विस्थापन में। उसका न्यूनतम दूरी यानी इस बिंदु प्रारंभिक जो हमारा बिंदु होगा, प्रारंभिक जो गति जहाँ से चालू हुई, ठीक ना, और अंतिम जो स्थिति उसकी बनी हुई है उसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे ना वही हमारा क्या होगा, विस्थापन कहलाएगा। तो ये विस्थापन कहलाएगा बाबू। तो अब आगे बढ़ते हैं।
क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? यानी कि क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो हाँ, कभी कदाल हो भी सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए तथा पुनः बी तक गति का दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर यानी कि 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर हो जाएगा। इसीलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर की गई दूरी है के बराबर नहीं होगा। हम देखेंगे गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए ओ 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। चलिए, ये आपको समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा, मैं इसको समझा देता हूँ। एक चीज़ देखिए बाबू, मतलब कि इस पॉइंट पे कोई बिंदु है, ठीक है, इसको हम बिंदु मान लेते हैं, कोई प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ पे कोई कार है, इस पॉइंट पर आती है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये कार आती है और इसकी जो दूरी हो गई वो आपको 20 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो इस वस्तु के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा, तो इस वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 20 किलोमीटर हो जाएगी। अगर पूछ दिया जाए कि विस्थापन क्या होगा, ठीक है, अब देखिए हम मार्कर चेंज करके बता देते हैं आपको। इस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब लेकिन इस बिंदु और इस बिंदु के न्यूनतम जो दूरी होगी वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के भी न्यूनतम जो हमारा दूरी है वो भी तो 20 किलोमीटर है। यानी कभी कदाल ऐसा हो सकता है कि जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु के जो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है उसके बीच की जो दूरी वो बराबर भी हो सकती है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखिए, कोई भी वस्तु है, यहाँ से वो 20 किलोमीटर दूरी तो तय कर ही लेती है, फिर ये वस्तु तय करते हुए दूरी इस बिंदु पर आती है। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु फिर पुनः वो लौट जाती है, यानी कि ओ पर आई, ए पर गई, फिर ए से ओ पर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे कार है वो 20 किलोमीटर सफ़र की, अब फिर ए पर से वापस फिर प्रारंभिक बिंदु पर चली गई, यानी उस कार के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय की गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं, आराम से समझिएगा कि इस बिंदु से, यानी एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि इस बिंदु से ओ बिंदु से ए पर अगर कोई वस्तु जाती है तो 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर वह पुनः ए से ओ पर जाती है तो फिर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस कार के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा कुल दूरी तय की गई कितनी है, तो 40 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम विस्थापन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे विस्थापन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये कोई वस्तु यहाँ से ए पर गई, ठीक, और ये ओ से ए पर गई या फिर वो पुनः यहाँ पे आ गई, यानी कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे थी, तो ओ पर थी। ठीक है, फिर उसके बाद ए पर जाते हुए फिर वो पुनः उसका जो अंतिम स्थिति है फिर वो ओ पर ही आ जाती है, यानी कि उसी बिंदु पर लौट जाती है, उसी बिंदु पर फिर उसी कॉमन है, यानी किसी भी एक बिंदु पर उसी बिंदु पर फिर कोई वस्तु लौट आती है तो उसके बीच की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होगी क्या, नहीं होगी ना, इसीलिए यहाँ पे विस्थापन 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आशा करते हैं समझ में आया होगा, और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर इस टॉपिक में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, इसको और आसान तरीक़ों से समझाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे एवरेज बच्चे आते हैं जिनको समझ में भी आ रहा होगा और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आई होप जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट में और आसान तरीक़ों में आप लोगों को मैं समझाऊँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया व्यक्त करने में तथा दिए गए समय वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि दो विभिन्न भौतिक राशि जो होती है दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु के पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में या फिर दिए गए समय वस्तु के प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप दिए गए हैं बच्चों, क्रियाकलाप देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि हाँ मैं क्रियाकलाप समझा दूँ या फिर आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए फिर एक बार एक क्रियाकलाप में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई वस्तु है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई, तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? मतलब यह कंफर्म नहीं कि विस्थापन इसका शून्य ही होगा, हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्यों? कोई भी वस्तु अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो हमें ये भी तो दूरी तय की ना, तो इसका भी विस्थापन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन फिर उसी बिंदु से अगर इस पर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है तो उसका विस्थापन तो जीरो ही होगा ना, यानी कि वो दूरी तय कर रही है लेकिन उसका जो विस्थापन की जो वैल्यू है वो हमारा जीरो ही रहेगा। चलिए ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसकी बीच की जो दूरी है वो आपको जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो वो हमारा विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि विस्थापन का जो फार्मूला होता है वही आपका होता है। चलिए ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप मैं चाहूँगा कि आप लोग कर लें 2 और 3, और जिस बच्चों को नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये भी बता दीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। आप देखिए आगे की तरफ, अब यहाँ पे कुछ आपको टेबल दिए गए हैं, सारणी दिया गया है। वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, ठीक है, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का भी शायद 2 का ही सारणी दिया गया है या फिर किसी दूसरे क्रियाकलाप का है, मैं देखता हूँ। चलिए आगे, ये दूसरे क्रियाकलाप है। अब यहाँ पे देखेंगे एक समान गति और असमान गति। सीधा सी मतलब समझिए बाबू कि एक निश्चित समय अंतराल में अगर एक निश्चित यानी एक समान दूरी तय करता है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। अगर किसी विभिन्न समय अंतराल में अगर विभिन्न दूरी तय किया जाता है किसी वस्तु के द्वारा तो उसको हम असमान गति कहते हैं। अब इसको हम आसान कॉन्सेप्ट में समझेंगे। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, समझिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा पे गमन कर रही है, ठीक है। 1 सेकेंड में यह 50 मीटर दूरी तय करता है, यानी 1 सेकेंड में ये क्या करता है 50 मीटर दूरी तय करता है, ओके। चौथे सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु यानी समझिएगा 1 सेकेंड में 50 मीटर दूरी, दूसरे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय करता है और चौथे सेकंड में भी वो 50 मीटर दूरी तय करता है। यानी कि आप देख सकते हैं एक निश्चित समय है कितना 1 सेकंड में, और एक निश्चित वो डिस्टेंस को कवर करता है यानी दूरी को तय करता है। तो इसका मतलब एक समान समय में एक समान दूरी तय अगर करता है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। ये तो सीधा सी कोई भी बेवकूफ़ बता देगा। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है अगर 2 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है या फिर 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तो नेक्स्ट 2 मिनट में उसको 60 ही किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट
फिर 2 मिनट में आपको 60 किलोमीटर ही दूरी तय करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 2 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी एक निश्चित समय हो गया। दो मिनट एक हमारा निश्चित अंतराल हो गई, और यहाँ पे एक निश्चित यानी कि आपको डेफिनिट क्या कह सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस को कवर्ड किया गया। लेकिन अब दूसरा असमान अगर हम गति की बात करते हैं, तो असमान गति की तरफ अगर हम बढ़ें तो असमान जो गति होता है, जैसे किसी भीड़ भाड़ इलाका में आप वहाँ पे गाड़ी एक समान चाल से नहीं चला सकते हैं। जैसे कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर नहीं चला सकते हैं, वहाँ पे कभी आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं वहाँ पे गति कमेगी, फिर कभी तेज़ होगी, फिर कमेगी, फिर तेज़ होगी, कभी गाड़ी रुक जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो समय अंतराल है वो डिफिनिट नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, और निश्चित दूरी भी तय नहीं करते हैं। यानी क्या मालूम कि उस भीड़ वाले इलाका में 1 मिनट में आप 10 मीटर दूरी तय कर लिए, ठीक है, और नेक्स्ट 1 मिनट में आप एक भी दूरी तय नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भड़ाक का इलाका है, ठीक है। तो ये हमारा असमान गति कहलाता है। क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है 8.5 में। आप देखिए बच्चों, दो वस्तुएं ए और तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुएं की गति एक समान है या असमान है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे समय यहाँ पे दिया गया है 9:30 पर, 9:45, 10 बजे, 10:15 में, फिर 10:30 में, 10:45 में और 11 बजे। यानी ये जितने की समय दिए गए हैं वो सारे के बीच में 15 मिनट का अंतराल है। जब 15 मिनट का अंतराल है बाबू, तो समझिएगा वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, यानी 9:30 पर 10 मीटर दूरी तय किया जाता है। फिर 9:45 पर फिर 10 मीटर दूरी तय करने के बाद यानी कि वो 20 मीटर हो जाता है। फिर 10 बजे वो 10 मिनट दूरी तय करता है तो 30 मिनट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि हर एक 15 मिनट पर वो 10-10 मीटर को दूरी को तय कर ले रहा है, प्रत्येक 15-15 मिनट में, ठीक है। अब वस्तु बी के द्वारा अगर तय की गई दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट में पहले 12 मीटर दूरी तय किया गया, फिर 15 मिनट में आप 19 मीटर दूरी तय किया गया, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद 23 मीटर दूरी तय किया गया, फिर उसके बाद उसी तरीके से क्रमशः 35 मीटर, 37 मीटर, 41 मीटर और 44 मीटर की दूरी तय की गई। तो ये हमारा ऐसे ही पता चल रहा है कि एक समय तो हमारा तो निश्चित है ही, लेकिन उस निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय नहीं किया गया है। इसका मतलब यह असमान गति है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गति की दर को मापन। अब गति के दर को हम कैसे मापते हैं? से कुछ तेज़ चलती है तो कुछ धीमे। वस्तु की गति करने के दर अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। यानी कि आप एक बार फिर से समझिएगा कि वस्तु समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति के दर प्राप्त की जा सकती है। इस गति राशि का चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको हम एम मीटर सेकंड इन्वर्स भी कहते हैं। चिन्ह के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। जाति चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है, यानी CMS। अब देख सकते हैं इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है, ठीक है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति का नियत हो। अधिकतर अवस्था में वस्तु एक असमान गति में होगी, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति के दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की कुल दूरी की कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर चाल की अगर हम बात करें, अगर औसत चाल निकालना हो तो तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अवधि, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, अगर उससे हम भाग दे देते हैं तो हमारी चाल कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो यदि एक वस्तु अगर मान लीजिए t समय में, समय को हम टाइम कहते हैं और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं, और दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं और इसको जनरली हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? और चाल को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी इक्वल टू S/T होता है, ठीक है।
आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। सीधा सी मतलब समझिए कैसे। तो यहाँ पे जो समय है यानी टी हमारे अपॉन में है यानी नीचे है, और कुल दूरी तय की गई दूरी कितनी है तो 100 किलोमीटर है। तो 100/2 करेंगे तो यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस वस्तु के द्वारा यानी कार के द्वारा दूरी तय किया जा रहा है। कुछ समय या इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा कहाँ चला गया। आ गया। ठीक है, तो उस वस्तु के द्वारा जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय किया जा रहा है। अब उदाहरण में देखेंगे हम 8.1। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, समझिएगा, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है। यहाँ अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक ना, समझिएगा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः यानी वही वस्तु पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो यहाँ पे टोटल समय कितना हो गया, तो 6 सेकंड में वो 32 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका मतलब 32/6 वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 + 16 मीटर है, 32 हो गया। 32 ऊपर में लिखेंगे, 6 सेकंड नीचे, तो हमारा 5.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए हम इतना ही तक रहते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिशा के साथ चाल क्या होता है, और इसको आसान कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैं लाऊंगा वीडियो, तो हमारे साथ बने रहें। और जिस बच्चे को अच्छे लगे हैं वो कमेंट ज़रूर कर दें। और जो भी प्रकार की परेशानी है और किस वीडियो आप लोगों को मैं अवेलेबल करूं, वो ज़रूर आप लोग हमें बताएं ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नया क्लास में। जय हिंद, जय भारत।